प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत, प्रोसिक्यूशन से सख्त सवालात। दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 केसेस में बानी पीटीआई बरी। पीटीआई हिमायतियों के खान के जल्दी बरी होने के दावे किस हद तक दुरुस्त, अदालती कार्रवाई की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ, नवाज शरीफ के दोनों बेटे 3 बड़े रेफरेंसेस से बरी हो गए। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 9 में वाकयात में अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुल्फी बुखारी समेत 10 रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केपी की हुकूमत का सख्त रद्द अमल, क्या हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात मुकम्मल, हुकूमत नई शराइत पूरी करने के लिए तैयार। NFC रुकूम में कमी से इनकार, नई किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान IMF के दरमियान कौन सी शराइत पर बातचीत हुई, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज के प्रोग्राम में शाखावर साहब ने, साबिक जज और माहिर कानून है। इसके अलावा साइफर केस में प्रोसिक्यूटर थे, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बात करेंगे साइफर केस की। ये जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियादों पर सुनी जा रही है, जजेस की जो रिमार्क सामने आ रहे हैं शाखावर साहब, उनसे लग ऐसे रहा है कि केस काफी कमजोर है। अब आप इसके प्रोसिक्यूटर रहे हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि टेक्निकली या कानूनी तौर पर केस मजबूत है या कमजोर है। दूसरा ये बताएं कि आपको लग रहा है कि रिलीफ मिल जाएगा बानी पीटीआई को। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं प्रोसिक्यूटर जरूर था इस केस में, मेरे साथ 2 और भी प्रोसिक्यूटर्स थे। लेकिन जब ये ट्रायल अभी इनिशियल स्टेजेस पे ही था तो मुझे कुछ इजाफी जिम्मेदारियां मिल गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज इलेक्शन कमिश्नर। फिर मैं उसमें चेयरमैन भी रहा और मैंने फिर इलेक्शन करवाए। तो मैं प्रैक्टिकली इस ट्रायल में नहीं था, एब्सेंट था, जो डिसाइसिव जब ये कार्रवाई हो रही थी। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो अभी ये अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो बड़े सख्त सवालात हो रहे हैं अभी जो मौजूदा प्रोसिक्यूटर हैं उनसे, वो गलबन उनसे हो रहे हैं जो कि आखिर में जब ये केस कंक्लूड हो रहा था तो इसमें एक काफी सूरत का मुजाहरा किया गया था, जल्दबाजी का। लेट आवर्स तक जो है वो प्रोसीडिंग्स होती रही। और दूसरी चीज ये थी कि जब एक स्टेज के ऊपर इनके मुल्जमान के वकला मौजूद नहीं थे तो फिर उसी वक्त सरकारी वकला जो हैं उनको मुयसर किया गया और उन्होंने मुल्जमान के एतराज के बावजूद भी बतौर सरकारी वकील मुल्जमान के उन्होंने फिर उस पर जेरा भी की, जिस पे एतराज भी आते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एस्पेक्ट जो है वो हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। लेकिन जहां तक मैंने चूंकि केस पढ़ा हुआ है, इस केस के मेरिट्स का ताल्लुक है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, ये मैं आपको बताऊं। और अगर उसको रूटीन में भी चलने दिया जाता, इसमें जल्दबाजी ना की जाती और वो सारे प्रोसेसेस कंप्लीट किए जाते जो कि आइन भी उसका तकाजा करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये केस मजबूत था और उसमें फिर भी सजा के इम्कानात थे। लेकिन अब लग रहा है कि जो डिवीजन बेंच है जो इस अपील को सुन रही है, उनके पेश नजर ये बात है कि जो आखिरी दिनों में जो उजलत का मुजाहरा किया गया केस की कंक्लूजन में, उसके बारे में शायद वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और इसके इम्कानात मौजूद है कि वो इस जजमेंट को इस वजह से सेट असाइड कर दे कि इसमें ड्यू प्रोसेस या जो एक डिफेंस का प्रॉपर मौका था वो नहीं दिया गया, और उस जजमेंट को सेट असाइड करके इसके इम्कानात मौजूद है कि वो दोबारा अदालत में भेज दें ताकि आप पूरे मौके जो है मुल्जमान को दें फिर इसका ट्रायल। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है। अच्छा शाखावर साहब, यू राइटली पॉइंटेड आउट, जो पॉइंट मैं भी पूछना चाह रही थी, समझना चाह रही थी कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि इतनी क्या जल्दी थी कि रात गए ये जो केस है वो सुना गया है। तो एक अगर कानूनी एतबार से इसको देखा जाए तो वाकई क्या ये एक जल्दी में सुना गया? आप इस चीज को एंडोर्स करते हैं कि जल्दबाजी दिखाई गई? और दूसरी चीज कि क्या कानूनी तौर पर अगर केस कोई टाइमिंग होती है केस को सुनने की कि कितने बजे से कितने बजे तक सुना जा सकता है, और ये एतराज वैलिड है? देखिए, ये तो कोर्ट ने एडमिनिस्टर करना होता है प्रोसीडिंग्स। उसमें भी ये होता है कि नॉर्मली कोर्ट टाइम्स तक जो है वो प्रोसीडिंग्स जारी रहती है। उसके बाद अगर वकला जो है वो दोनों साइड्स के अगर वो कंसेंट कर दे तो कोर्ट उससे ज्यादा
टाइम तक भी ट्रायल शुरू किया जा सकता है, लेट आवर्स तक भी किया जा सकता है। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर इसको इस तरह जल्दबाजी ना की जाती और इसको रूटीन में रखा जाता, वो ज्यादा प्रॉपर था और उसमें जितने एतराजात अभी बेंच की तरफ से आ रहे हैं शायद वो ना आते, वो सिर्फ मेरिट्स ऑफ द केस तक महदूद रहते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस उजरत से ये नुकसान होने का इम्कान है कि शायद वो जजमेंट जो है उजरत की वजह से, उसकी प्रोसीडिंग होने की वजह से वो सस्टेन न कर सके और उसको रिमांड बैक कर दिया जाए, उसको सेटिसाइड करके कि इसको दोबारा सुना जाए। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अरे सर जी, मैंने वो फैसला पढ़ा है, आपने भी यकीनन पढ़ा है सर, आपका ये रिलेटेड केस था, मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो जिन्होंने जज साहब ने साइफर का वो फैसला लिखा है, उनके जहन में ये बात थी, जो सवालात आज उठाए गए हैं इसमें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बाकायदा एक पैरा लिखा है इस पे कि ये जो यहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं खान साहब के और शाह कुरैशी साहब के वकीलों की तरफ से, और डेफर इनको कराया जा रहा है या उनकी उनकी डेट मांगी जा रही है, हमारे साथ तामुन नहीं किया जा रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि फ़ैसला ये जल्दी ना आए या प्रोसीडिंग जल्दी मुकम्मल ना हो। उन्होंने पूरे 1-2 पेजेस इसी बात पर लिखे हैं कि कल कोई अदालत में जाएंगे, इन्होंने चैलेंज करना है और यही इसी बात को इन्होंने इस्तेमाल करना है। और फिर उन्होंने उसमें कोई 8-10 रीजनिंग दी है कि ये फैसला जो है आके हम क्यों कर रहे हैं और क्यों इनका राइट ऑफ वो जो है इसको गवाहों को जो जरा करने का वो क्यों मैं सीज कर रहा हूँ। तो जो जज साहब हैं उनके जहन में ये बात थी कि इस केस ने चैलेंज होना है, और इन्होंने ये पॉइंट जो एग्जैक्टली आप दोबारा अगर उसको पढ़ेंगे फैसले को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगेन उन्होंने सारा तफसील से सारा कुछ लिखा था कि इन्होंने ये पॉइंट्स उठाने हैं, और उन्होंने उसको एड्रेस किया था, बताया था कि हमने कितनी दफ़ा डेफर किया है, मेरा ख्याल है मोर देन डजन ऑफ टाइम उन्होंने कहा जी हमने डेफर किया, इनको हमने आके इनको तरीखें दी हैं, इसके बावजूद ये गवाहों पे जरा करने को तैयार नहीं। हाउ डू यू सी दैट सर कि जज साहब के जहन में थी ये बात? देखिए रऊफ लासरा साहब, हम दोनों साइड से वकालत करते हैं जी, कभी हम प्रोसिक्यूशन साइड से करते हैं, कभी डिफेंस साइड से करते हैं। बस ये तो फन है ना सर आपका, ये तो वकीलों का फन है ना, ये हर एक को तो नहीं। मैं आपको अर्ज कर दूं, देखिए जी सर, और वो दोनों साइड के जो डायनामिक्स हैं वो अलग अलग होते हैं, और प्रोसिक्यूशन में जब होता है तो वो तो ये कहता है कि जल्द अज जल्द केस फैसला हो, जबकि डिफेंस की जो होती है स्ट्रेटेजी होती है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से चले, ज्यादा उजलत में ना हो। और इसमें डिफेंस, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो फाजिल जज साहब ने जो वहां पे वो रीजंस लिखी है कि वो क्यों उन्होंने ये इकदामात लिए और वो कैसे कैसे उनके डिफॉल्ट्स थे कि वो बार बार मौके दिए जाने के बावजूद पेश नहीं होते रहे, वो ठीक बात थी। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि फिर भी अदालतें जो हैं वो मौका देती हैं डिफेंस को, चाहे वो उसमें डिले भी कर रहे हो, ताकि उसके कानूनी तकाजे पूरे हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इस हद तक उनका वो पैराग्राफ ठीक था, लेकिन चूंकि उन्होंने ये इस प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करना था तो उनको ये जरूर चाहिए था कि उसके बाद इतनी उजलत का मुजाहरा ना करते, उसको आहिस्ता आहिस्ता तरीके से, जैसे कि कोर्ट आवर्स के दौरान एक प्रोसीडिंग्स चलती हैं, क्योंकि वो एक चीज ऐसे है कि जब ऐसी चीज आपने देखा होगा कि हनीफ अब्बासी साहब का एक केस, वो भी एक बड़ा अफसोसनाक बात थी। उसमें उस वक्त के फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जज साहब को डायरेक्शन दी थी कि आपने 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, और उस वक्त हनीफ अब्बासी साहब कैंडिडेट थे रावलपिंडी से MNA, और वो 7 दिन में फैसला हुआ। रात को 12-12, 1-1 बजे तक उसकी प्रोसीडिंग्स होती रही, जिसको कभी भी अच्छा नहीं समझा गया किसी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि जो ड्यू प्रोसेस है और जो कार्रवाई है उसका ट्रांसपेरेंट होना जरूर नजर आना चाहिए। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारी ये चीज़ें होनी चाहिए। एक और चीज़ है, सलमान सफदर साहब ने पॉइंट आउट किया, हालांकि मेरा ये ख्याल है कि मेरी रीडिंग है, जिस दिन फैसला आया था मैंने उस दिन भी ये प्रोग्राम में बात की थी, जो साइफर वाला जो केस है बड़ा पावरफुल लिखा हुआ है। अब उसको कैसे इनकी डिफेंस जो है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको आके वो गलत साबित कर दें, इट वॉज अ वेरी पावरफुली मतलब रिटर्न, एक एक चीज़ का उन्होंने जहन में रख के जज साहब ने वो चीज़ें लिखी थी। हैविंग सेड ऑल दिस, और सलमान सफदर साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसमें एक और पॉइंट भी था कल, क्योंकि मेरा अगला अटॉर्नी जनरल भी जाएंगे, वो भी जवाबन अपना वहाँ पे उन्होंने जवाब देना है कि ये फैसला किस तरह जल्दी में हुआ है, ठीक हुआ, गलत हुआ, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे।
सलमान सफदर साहब ने जो आज बात की है वो उन्होंने की है आजम खान साहब के हवाले से कि एफआईए का बयान और जो अदालत में बयान था उसमें डिफरेंस था। तो आप समझते नहीं हैं कि जो मेन चीज़ थी इसमें उन आजम खान साहब के बयान में जिसकी वजह से खान साहब को सजा हुई है वो साइफर की कापी पे था कि साइफर की कापी गुम कर बैठे इमरान खान साहब, और उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके खिलाफ ये बयान देकर आया है कि खान साहब को मैंने कापी दी थी और मेरे आने तक 11 अप्रैल तक उन्होंने मुझे कापी वापस नहीं की। सो आप समझते नहीं है जो सजा दी गई है मोस्टली वो साइफर की कापी गुम होने पे भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम था खान साहब को। हो तो ये इसको कैसे कवर करेंगे इस बड़े पॉइंट को कि साइफर की कापी आज तक नहीं मिली जिसकी आजम खान साहब ने तस्दीक की थी वहां पर, हाँ खान साहब से गुम हुई और उन्होंने कापी मुझे वापस नहीं की। देखिए, ये जो अभी मेरिट्स के ऊपर ये जो बहस हो रही है, उनके वकील जो कर रहे हैं वो टेक्निकल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, क्योंकि मैंने वो केस प्रोसिक्यूशन का पढ़ा हुआ है, उस केस को अगर आप देखें तो उसमें जो गवाहान पेश हुए हैं उसमें फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है, उसने इस्तगासा के बयान की तस्दीक की है। इस तरह आजम खान साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फिर उस वक्त के और सीनियर ऑफिसर है, एडिशनल सेक्रेटरी थे। और इस तरीके से वो जो सरकारी अफसरान है उन्होंने जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं प्रोसिक्यूशन के, उनको तो वो बड़ा, मैं समझता हूँ, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो वो बड़ा पावरफुल था। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इतना पावरफुल केस होने के बावजूद भी उसको सिर्फ उजलत में और इस तरीके से, जिस तरीके से उसकी कार्रवाई चलाई गई, उससे वो पावरफुल केस जो है, मैं समझता हूं कि वो हाई कोर्ट की नजर में जो है वो उस पर काफी तहफुजात होंगे। अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या फैसला करेंगे, केस है। लेकिन ऐसे केसेस में ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उनको सेट असाइड करके दोबारा भेज दिया जाता है कि इसमें मुल्जमान को प्रॉपर डिफेंस का मौका दिया जाए और उस केस को दोबारा सुना जाए। अच्छा सर, ये भी मुमकिन है कि जो लोग उस वक्त जल्दी में फैसला करा रहे थे या हो रहा था उनके जहन में भी था कि ठीक है अभी कर लें, इलेक्शन से पहले पहले खान साहब को नाअहल भी करना है, सजाएं भी देनी है, लोगों को मैसेज भी भेजना है कि खान साहब इज़ ओवर, बाद की बाद में देख लेंगे हाई कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, फिर रिव्यू होगा, वो देखते रहेंगे। तो आप समझते हैं कि ये बातें भी उस वक्त उनके जहन में थी जो पीछे से अक्सर कहा जाता है, पीटीआई कहती है कि जनाब कुछ और फैक्टर्स है, कुछ और फोर्सेस थी जो हमें फैसले करा रही हैं, तो उनके जहनों में भी होगा ठीक है एक दफ़ा कर लें, कल की कल देखेंगे। सर देखिए रऊफ साहब, मैं आपको बात बताऊं कि इस पे तो मैं कोई इतनी रायदही नहीं कर सकता कि किसके कहने पे हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बड़ी, चूंकि मैं भी पॉलिटिकल कारकुन रहा हूं, आप भी पॉलिटिक्स में बहुत, आपने जेल भी भुगती हुई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि मामलात को जो है वो एक नेचुरल कोर्स में रहने दिया जाए, ज्यादा बेहतर होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 3 कन्विक्शन हुई थी ऊपर नीचे 8 फरवरी से पहले पहले, वो जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हुई हैं। जो ये सोच रहे थे कि शायद उनको सजा देने से जो है वो वोटर जो है उनको डिमोरलाइज कर दिया जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक पॉजिटिव जो है वाइब दी है वोटर को और पार्टी को, और उसके नतीजे में लोग जो है वो ज्यादा रिएक्शन में निकले हैं। और किसी का भी जो ये माइंड सेट था या ब्रेन चाइल्ड था, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं था। अच्छा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है शखावत साहब, आज एक अहम केस का फैसला आया है। 3 रेफरेंसेस, एवनफील्ड, लजीजिया और फ्लैगशिप, जिसमें हसन और हुसैन नवाज को बरी कर दिया गया है। अब ये जो इंसाफ हम देख रहे हैं इन दिनों में नून लीग को मिल रहा है एक के बाद दूसरा, इससे जो इंसाफ की अपने पैरामीटर्स हैं और जो उसकी हेल्थ है उस पर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये फैसले जो पहले उनके खिलाफ आए क्या वो गलत थे, और अगर वो गलत थे तो जिन्होंने वो केसेस चलाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए फिर। देखिए रबिया, मैं आपको बताऊं कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ तो ट्रायल हुआ ही नहीं था। उनको तो ट्रायल शुरू होने से पहले 512 की कार्रवाई होती है, ज़ाब्ता फौजदारी की, उनको इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया गया। और जिनको इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया जाता है उनका केस जो है वो क्लोज करके बंद कर दिया जाता है, और बाकी जो मुल्जिमान हाजिर होते हैं उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होता है। जिस वक्त वो मुल्जिमान पेश होते हैं या गिरफ्तार होते हैं, जो इश्तिहारी मुल्जिमान होते हैं, उनका दोबारा ट्रायल होता है नए सिरे से। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो मुकदमात आप बता रहे हैं उसमें जो मेन अक्यूज थे मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, वो तो इसमें बरी हो गए। तो अब ये एक लीगल स्ट्रेटेजी होती है कि अगर एक इश्तिहारी है, वो चाहे कितने साल भी इश्तिहारी रहा हो, और वो आके सरेंडर कर जाए कोर्ट में और वो वहीं से प्रोसीडिंग स्टार्ट करे, तो जब उनके दीगर मुल्जमान जो थे उनको बरी कर दिया गया है, हाई कोर्ट ने बरी किया है,
तो फिर उनके लिए जो है बड़ी आसानी पैदा हो जाती है कि वो एक कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल है, उसको फायदा पहुंचता है। तो फिर जब एक मेन एक्यूज अगर उसमें बरी हो गए हैं तो फिर दूसरे जो बाद में आए हैं उनका चांसेस कन्विक्शन होने के बड़े कम होते हैं, और उसी को इन्वोक करते हुए अदालत ने उनको रिलीफ दिया है, और ये एक रूटीन का मैटर ही ऐसे ही होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, मतलब नौजवान नस्ल आगे हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा पुराना वाकया नहीं है, 4-5 साल पहले की कहानियाँ हैं सारी, मतलब हम सब ने देखा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये डिपेंड करता है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किस साइड पे खड़ी है। अगर वो नवाज शरीफ के खिलाफ है इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जेटी भी बनेगी, उनको जेल भी होगी, मरियम साहबा को भी होगी, फिर इसाक डार पे भी केसेस हैं, कैप्टन सफदर पे भी हैं, हसन और हुसैन पे भी हैं, पूरी पार्टी पे वो फिर अंदर जाएंगे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। और विद द टर्न ऑफ इवेंट्स अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो जाए तो फिर टेक्निकल बुनियादों पर रिलीफ भी मिलने शुरू हो जाए। सो ये मतलब लीगल केसेस नहीं है, इंसाफ का मसला नहीं है, ये सारा मसला ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ कहाँ खड़ी हुई है, मुखालिफ है या आपकी दोस्त है। तो इंसाफ तो इस तरह होते लग रहा है, लोग देख रहे हैं कि 3-4 साल पहले जिनमें सजाएं दी गई थी वो 3-4 साल बाद वो वापस ले लेंगे, नहीं जनाब गलती होगी, गलती छड्डो जी, बस आओ जी। मतलब इस तरह इंसाफ होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब अगर दैट्स हाउ नैब ऑपरेट्स, इन्वेस्टिगेटर ऑपरेट्स, इंसाफ के बड़े बड़े लोग इस तरीके से ऑपरेट होते हैं। टाइम लगता है पूरी, मतलब 3-4 साल पहले सब कुछ हुआ है सर हमारे आंखों के, आज कहते हैं नहीं जी गलत हुआ था सारा। और वही लोग हैं, जजेस भी वही थे, नैब वाले भी वही थे, इन्वेस्टिगेटर भी वही, बस एस्टेब्लिशमेंट बदली है सर दरमियान में। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे नहीं पता कि आप किस तिहाई की पैदाइश है, लेकिन एक बात है, अब मेरी आप उम्र पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ 70s की अर्ली सर, 60s की दिहाई की मेरी पैदाइश है जी सर। और जो 60s की दहाई में जो पैदा हुए हैं उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स अपने सामने देखे हैं। राइट सर। उन्होंने मेरा ख्याल है कि उनको जनरल यहिया का दौर भी याद होगा, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का भी याद है, और उसके बाद जितने इवेंट्स हैं हमें बिल्कुल अजबर है। देखिए माजी में जो कुछ होता रहा है हमारे सामने, तो मैं आपको मुख्तसरन इसको उसको जो है ना समुद्र को कूजे में बंद करूंगा। मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा है सर कि तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें अपने हाथों की लकीरों पे उलझ जाती। वाह वाह। तो बात सिर्फ बदलने की है तो वो आपने जवाब दे दिया सर जी के बात बस वही वाली बात है कि एस्टेब्लिशमेंट किस साइड पे खड़ी है। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको वारंट जारी किए गए हैं कि 2 अप्रैल को उनको पेश किया जाए। ही इज प्रोविंशियल, वो चीफ मिनिस्टर हैं, और ये फैसल वाडा साहब कोई अपनी पेशीन कोई कर चुके थे कि आपके 15 रमज़ान 20 रमज़ान के करीब शायद वो गिरफ्तार हो जाएं। हाउ आप इसको कैसे देखते हैं कि मेरा सूबे के चीफ मिनिस्टर के किसने समन किया है, किस फोरम ने? ये मुझे दहशतगर्दी की अदालत ने सर 9 मई के केसेस में उन्होंने समन किया, और भी 8-10 लोग हैं पीटीआई के, उनको वारंट जारी किए गए कि इनको पेश किया जाए हमारे सामने। मेरा ख्याल है कि उनको पेश होना तो पड़ेगा, लेकिन उनके पास एक सहूलत मौजूद है सर कि वो ज्यादा इम्कान ये है कि वो जो पेशावर हाई कोर्ट है वहां से अपनी हिफाजती जमानत करवा के आएंगे, और फिर एंटी करप्शन वो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है फिर उसमें बाकायदा अपनी जमानत जो है वो दाखिल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जरूरी नहीं है कि वो उस तारीख को वो पेश हो और वो गिरफ्तार हो जाए। तो ये एक उनको आईनी और कानूनी सहूलत मौजूद है। मेरा ख्याल है कि वो वहां से प्रोटेक्टिव बेल लेकर आएंगे, और उसके बाद उनकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो लंबी चलती रहेगी। ये अगर रबिया कह रही है नाकाबिल जमानत है, लेकिन मेरा ख्याल है जब आप पेश हो जाते हैं अदालत में तो फिर अदालत के ये प्रीरोगेटिव होते हैं, अगर मैं गलत नहीं कर लीगल तो आप हैं बिल्कुल ऐसा जी जी स्क्रैप कर सकते होते हैं, जरूरी नहीं होता कि गिरफ्तार किया जाए उनको। थैंक यू वेरी मच सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर हमें एनलाइटन कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ इसी हवाले से। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, अच्छे तरीके से मुकम्मल हुए हैं, किस तरीके से मुकम्मल हुए हैं, और इसमें जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है उनका रोल क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। क्लास साहब से हमारे साथ रहिए।